हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे एक और न्यू वीडियो में। तो गाइस आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 पीरियोडिक टेस्ट 1 क्वेश्चन पेपर साइंस का विद सॉल्यूशन के साथ। तो आप लोग इस वीडियो के नीचे लाइक और शेयर ठोकना मत भूलें, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना है, ठीक है। काफी सारे लोग वीडियो को स्किप करके देखते हैं, क्योंकि आप लोग वीडियो को स्किप कर देते हो तो काफी सारे इंपॉर्टेंट मैसेज मैं आपको देता हूँ, आप लोग वो भी मिस कर देते हो। सो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना। एंड ये जो क्वेश्चन पेपर है लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। तो इसी बात पे वीडियो के नीचे लाइक और शेयर ठोकना मत भूलना, लाइक कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है। तो लाइक करना बिल्कुल ही मत। सो विदाउट टाइम वेस्टिंग, तो चलिए वीडियो को फटाक से स्टार्ट करते हैं। सुनो, यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर। तो एक प्लेन मिरर का फोकल लेंथ कितना होता है? तो सबसे पहला का आंसर आपका हो जाएगा इन्फिनिटी। क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। सो एक प्लेन मिरर का जो फोकल लेंथ होगा वो हो जाएगा इन्फिनिटी, क्योंकि उसका जो लाइट रे होता है आफ्टर रिफ्लेक्शन जो होता है वो हमेशा पैरेलल रहता है, राइट, प्लेन मिरर में ना, क्योंकि वो पैरेलल रहता है तो पैरेलल का जो मीटिंग पॉइंट होता है वो होता है इन्फिनिटी। डेट्स वाई फोकल लेंथ का जो सॉरी प्लेन मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो इन्फिनिटी पे बनता है। तो ये हो गया इसका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो बोला है कंप्लीट द फॉलोइंग डायग्राम। तो नीचे हमको एक डायग्राम दे रखा है, हमको इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे वो हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर हमको एक कॉनकेव मिरर दे रखा है। हाँ, यहाँ पर एक कॉनकेव मिरर दे रखा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि एक लाइट रे फोकस से पास कर रहा है। तो यहाँ पर हमको दिखाना है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन ये लाइट रे कहाँ जाएगा, कौन से डायरेक्शन में जाएगा और कैसा होगा। तो यहाँ पर सिंपली देखो, जब भी कोई लाइट रे फोकस से पास करता है सो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो होता है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। मीन्स यहाँ पर जो है आपको पैरेलल का साइन देते हुए प्रिंसिपल एक्सिस के साथ इसको ऐसे दिखाना है। तो ये आपका हो जाएगा, ये देखो 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इतना लिख दो, आपको मार्क्स मिल जाएगा। बस आपको एक लाइन खींच देना है जिसको कि पैरेलल दिखा देना है प्रिंसिपल एक्सिस। जो आप लंबा ऐसा लाइन देख रहे हैं ना, इसी को प्रिंसिपल एक्सिस कहता है, ठीक है। इसी को प्रिंसिपल एक्सिस बोलता है, ठीक है। पी एक्सिस को मैं बोल रहा हूँ। तो ये जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो बोला है विच मिरर इज यूज्ड फॉर रेयर व्यू मिरर एंड वाई। तो कौन सा मिरर को रेयर व्यू मिरर के ऐसा यूज़ किया जाता है और क्यों यूज़ किया जाता है, तो इसका आंसर देना है। तो चलिए देखते हैं, ये टोटल 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। सो ये देखो, ये रहा इसका आंसर। सो एक कॉन्वेक्स मिरर को यूज़ किया जाता है रेयर व्यू मिरर के ऐसा, ठीक है। तो सबसे पहला आंसर मिल गया। अगर आप इतना लिख देते तो 2 में से 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा। अब उसका एक्सप्लेनेशन लिखते हो कि क्यों ऐसा यूज़ किया जाता है, कॉनकेव को क्यों नहीं किया जाता है, तो उसका आंसर में आप लोग यहाँ पर ये लिख सकते हो। सो यहाँ पर आप लोग लिख देना बिकॉज इट गिव्स एन इरेक्ट वर्चुअल फुल साइज डिमिनिश्ड इमेज ऑफ अ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट विथ अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। सो क्योंकि एक कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो इरेक्ट मीन्स उल्टा, वर्चुअल मीन्स जो अनरियल है, एंड फुल साइज इमेज देता है बहुत ही दूर वाले ऑब्जेक्ट का, ठीक है, विथ अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। अब क्योंकि देखो इसका एक फ़ायदा होता है, क्योंकि एक कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वाइडर रेंज आपको छोटा ऐसा चीज़ में दिखा देता है, इसलिए इसलिए कॉन्वेक्स मिरर इनेबल्स द ड्राइवर टू व्यू मच लार्जर एरिया विच इज़ नॉट पॉसिबल विद अ कॉनकेव मिरर। क्योंकि एक कॉनकेव मिरर में हम लोग ज़्यादा एरिया नहीं देख सकते, ठीक है, बल्कि एक कॉन्वेक्स मिरर में ऐसा देखा जा सकता है, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। वो हमें ज़्यादा एरिया अगर पीछे से कुछ आ रहा है तो हमें एक कॉन्वेक्स मिरर हमको अच्छा से दिखा देगा, क्योंकि एक कॉनकेव मिरर हमको नहीं दिखा पाएगा, इसलिए हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। सो आप लोग इतना लिख देना, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। हम लोग बढ़ते इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो जो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। तीन चीज फाइंड करना है यहाँ पर, पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड सी। तो यहाँ पर हमको कंडीशन दे रखा है, 3 चीज़ फाइंड करने हैं, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, पर तीनों चीज़ एक एक करके लिख दोगे 3 मार्क्स मिल जाएगा। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। सो देखो यहाँ पर क्या होगा, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट इमेजिन करते हैं, जो कि यहाँ पर बोल रहा है ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। यहाँ सी एंड एफ के बीच में हमने रख दिया ऑब्जेक्ट, ना इसको रूल के हिसाब से हमें पास कराना है, क्योंकि ये कॉनकेव मिरर, ये जो केस हम लोग का अप्लाई हो रहा है वो एक कॉनकेव मिरर में हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लाइट ले लिया, एक फोकस से पास कराया है, सो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, हमने इसे पहले भी देखा था। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक को हम लोग सबसे पहले रिफ्लेक्ट करा के फोकस से पास करा देंगे, ठीक है। एक रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के जो कि पैरेलल होगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना, एक लाइट रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से पास करेगा, एंड एक लाइट रे जो कि फोकस से पास करता है, सो आफ्टर वो रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। इतना सब ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर ये जो 2 पॉइंट मीट करेगा वहाँ पर हम लोग का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर हमका पॉइंट मीट कर रहा है, तो यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसका हमको पोजीशन, नेचर और साइज बताना है। तो चलिए एक एक करके सब बताते हैं। सो सबसे पहले देखो इसका पोजीशन क्या है। तो सबसे पहले अगर हम इसकी पोजीशन की बात करें तो वो है बियॉन्ड बियॉन्ड सी। तो सी के पीछे बन रहा है, देखो यहाँ सी के पीछे बना है, तो इसका पोजीशन हो जाएगा बियॉन्ड सी। तो यहाँ पर हम लोग नेचर की बात करते हैं, इसका नेचर क्या है। नेचर का यहाँ पर कहने का मतलब है कि आखिर ये कैसा बना है, ठीक है। तो हमेशा एक कॉनकेव मिरर रियल रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, इन्वर्टेड
इमेज को बनाता है, ठीक है। रियल एंड इन्वर्टेड, यही दो इमेज को कॉनकेव मिरर बनाता है अपने ज़्यादातर केसेस में। सिर्फ एक ऐसे केस होते हैं जहाँ पर ऐसा नहीं बनाता है, खैर उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि हमने यहाँ पर पोजीशन देखा, उसके बाद नेचर देखा, तो यहाँ पर हम लोग साइज देख लेते हैं कि कैसा ये साइज बना रहा है, क्योंकि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर थोड़ा सा छोटा है और यहाँ पर जो उसका इमेज बना है वो थोड़ा सा बड़ा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग साइज की बात करें तो साइज में आप लोग लिख सकते हैं लार्जर देन ऑब्जेक्ट, या फिर उसके लिए छोटा वर्ड हम लोग यूज़ करेंगे मैग्नीफाइड, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग मैग्नीफाइड या फिर लार्जर देन ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा हम लोग का इसका आंसर, ठीक है। इसको आप लोग अच्छा से ध्यान रखना, ये काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें आते हैं, ठीक है। तो चेक के साथ याद कर लेना और रूल भी पढ़ लेना, आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है क्वेश्चन नंबर 5 कि वाई वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। तो हमको एक केमिकल इक्वेशन को क्यों बैलेंस करना चाहिए, क्यों इसका करने की जरूरत क्या है, बिना किए नहीं रह सकता है क्या आदमी। तो यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका आंसर बताते हैं। क्योंकि हमको एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है, क्योंकि हमको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए। तो आप लोग लिख सकते हो वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसको कि एंटोनी लेवेसियर ने 1789 में दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर उतना नहीं लिखना है, यहाँ पर आपको सिर्फ लिख देना है टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ने आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, वही है, ठीक है। तो इसको हमको सेटिस्फाई करना होता है, दैट्स वाई हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना होता है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 बोला कंप्लीट द इक्वेशन। तो यहाँ पर हमको एक इक्वेशन दे रखा है एंड हमको इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। ना यहाँ पर देखो हमने वो क्वेश्चन लिख लिया है, ना यहाँ पर लोग देख सकते हो कि FeSO4, और यहाँ पर जब वो टूटेगा, ठीक है, यहाँ पर डेल्टा का सही नहीं, ठीक है, डेल्टा मतलब हीट। तो यहाँ पर जब FeSO4 टूटेगा, मीन्स जब उसको हम लोग हीट करेंगे तो हीट के प्रेजेंस में वो टूटेगा, राइट। जब वो टूटेगा तो क्या बनेगा, राइट, जब वो ब्रेक डाउन होगा उसका तो वो क्या बनेगा। यहाँ पर हमको एक डैश दे रखा है, इसको हमको फिल करना, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। प्लस यहाँ पर उसके साथ साथ यहाँ पर 2 चीज़ और बना रहा है, SO3 SO4, जो कि जनरली जो होते हैं ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर होते हैं, ठीक है। खैर यहाँ पर जो जब वो टूटेगा तो इसका आंसर हो जाएगा Fe2O3। सो ये टूटने के बाद Fe2O3 मीन्स फेरिक ऑक्साइड बनाएगा। यहाँ पर देखो ये फेरस, ये क्या था, फेरस सल्फेट था, राइट। यहाँ पर ये हम लोग का क्या आयरन है, एंड यहाँ पर ये हम लोग का क्या है, देखो आयरन का यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर आयरन का कौन सा फॉर्म है, 2 या 3 का फॉर्म है, बताओ हमको सबसे पहले हमको ये बताओ। सो सभी को पता है, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, FeSO, ठीक है, FeSO नहीं, FeO मीन्स फेरस, ठीक है। और यहाँ पर SO4 मीन्स सल्फेट है, ठीक है। तो जब भी हम लोग फेरस सल्फेट को तोड़ते हैं हीट के प्रेजेंट में तो फेरिक ऑक्साइड बनता है, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड बनता है ना। यहाँ पर मैं आपको लिख के बताता हूँ, फेरस, ठीक है, फेरस, यह सल्फेट, फेरस सल्फेट जब टूटेगा तो यहाँ पर आपको फेरिक ऑक्साइड मिलेगा, क्या मिलेगा, फेरिक ऑक्साइड। तो यहाँ पर डिफरेंस क्या होता है फेरस और फेरिक में, सॉरी, फेरस का जो होता है यहाँ पर आपको मिल जाएगा वैलेंसी 2 और फेरिक का वैलेंसी आपको मिल जाएगा 3। यही बस दोनों में फ़र्क होता है। एंड नो जब ये Fe2O3 बनाएगा तो ये जो कलर होगा, ये कोई कभी कभी कलर भी पूछ देता है, तो फिर मैं आपको डिटेलिंग के लिए बता रहा हूँ, इतना पूछेगा नहीं, पूछ देता है। तो ब्राउनिश इसका कलर होता है, कौन कलर इसका ब्राउन ब्राउन कलर हो जाता है, ठीक है, ब्राउन कलर। और ये रिएक्शन से पहले जो होता है ये ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, ये ग्रीन कलर का होता है रिएक्शन से पहले। तो इतना इसका आंसर हो जाएगा, ज़्यादा इसमें डिटेल में बात नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7 है वो पूछा है, वाई देर इज अ कलर चेंज ऑफ CuSO4 सोल्यूशन व्हेन आयरन Fe इज एडेड टू इट। सो आखिर क्यों कलर चेंज हो जाता है CuSO4 का जब उसमें हम लोग आयरन ऐड करते हैं, तो ऐसा क्यों होता है। तो चलिए हम लोग इसका आंसर जानते हैं। तो देखो इसका आंसर क्या होगा, सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट सो अ कलर चेंज व्हेन इट इज बीइंग एडेड टू इट। इट का मतलब यहाँ पर आयरन है, ठीक है, इज एडेड टू इट बिकॉज ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पर इसका सबसे पहला आंसर हो जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के कारण ये होता है, क्यों होता है तो वो देखो। तो CuSO4 हम लोगों का एक सब्सटेंस हो गया, उसके बाद उसमें जब Fe मीन्स आयरन ऐड किया जाएगा, क्योंकि CO से कौन ज़्यादा रिएक्टिव होता है, आयरन हम लोग का ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। सो उसको जो है वो अपने सॉल्ट सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ पर जब Cu डिस्प्लेस हो जाएगा तो यहाँ Fe हो जाएगा, तो FeSO4 और यहाँ पर फिर CO अलग हो जाएगा, राइट। ये हम लोग का सिंपल होता है। सो यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो एज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो आयरन जो होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, सो इट डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन फ्रॉम FeSO4 विच इज़ ग्रीन इन कलर। तो यहाँ पर देखो होता क्या है, हम लोग का जो CuSO4 जो होता है वो हम लोग का कौन सा कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है, ठीक है। कौन कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है ना। जब वो डिस्प्लेस कर देता है आयरन, जब उसको डिस्प्लेस कर देता है उसका जो कलर कलर हो जाता है वो ग्रीन कलर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद उसका जो कलर हो जाएगा वो ग्रीन कलर हो जाएगा, क्यों हो जाता है, क्योंकि उसको डिस्प्लेस कर दिया उसको सॉल्ट सोल्यूशन से, क्योंकि आयरन उससे ज़्यादा रिएक्टिव है इसलिए हो जाता है ऐसा। हो सके समझे हो, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे।
सो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो बोला रेस्पिरेशन इज कंसीडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। तो सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन आ रहा होगा वो हो सकता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। जिसने पढ़ा होगा वो बहुत बढ़िया, जिसने नहीं पढ़ा मैं बता देता हूँ। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वैसा रिएक्शन होता है जहाँ पर हीट एनर्जी जो होता है वो एक्सॉल्व होता है। कि हम थर्मल थर्मिक देख रहे हो तो हीट से कोई रिलेटेड है, राइट। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन वैसा रिएक्शन होगा जहाँ पर हीट एनर्जी इवॉल्व होगा, ठीक है। तो हम लोग समझेंगे कि रेस्पिरेशन को आखिर क्यों एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोला जाता है। ना यहाँ पर समझने की कोशिश करो रेस्पिरेशन को आखिर क्यों एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोला जा रहा है। सिंपल ये है कि बिकॉज एनर्जी इज रिलीज इन दिस प्रोसेस। जैसा कि मैंने आपको बताया एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी का इवोल्यूशन होता है, राइट। वही यहाँ पर हो रहा है, ग्लूकोज कंबाइन विद O2, ठीक है, ऑक्सीजन प्रेजेंट इन आवर सेल टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर अलॉन्ग विद एनर्जी। तो जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है हमारे सेल के अंदर, सो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिलीज किया जाता है, ठीक है। एंड वाटर के साथ एनर्जी भी यहाँ पर बना है, मेन चीज़ तो यहाँ पर एनर्जी है। जब हम लोग का ग्लूकोज, देखो यहाँ पर सिंपल क्या होता है, आपने बायोलॉजी में भी पढ़ा होगा। जब वन ग्लूकोज के मॉलिक्यूल O2 से रिएक्ट करता है उसके बाद पायरुवेट बनता है। तो अगेन पायरुवेट जो होता है मिटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है और उसके अंदर जो भी होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन के निकल जाता है। उसके साथ साथ वहाँ पर एनर्जी भी बनता है। तो वाटर और हम लोग का कार्बन डाइऑक्साइड एक वेस्ट मटेरियल होता है जो कि निकाल दिया जाता है, बट एनर्जी को जो होता है वो यूटिलाइज किया जाता है। हमारा जो हाथ पैर हिल रहा है डुल रहा है, मैं बोल पा रहा हूँ, जो आप सुन पा रहे हो। क्यों बोल पा रहा हूँ मैं? क्योंकि हमारे अंदर जो एनर्जी बना है उसी की हेल्प से मैं बोल पा रहा हूँ, ठीक है ना। एनर्जी रिलीज हो रहा है रेस्पिरेशन में, दैट्स व्हाई इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोला जाए। सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। सो देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 9 बोला है डिफाइन न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट को डिफाइन करना है, ठीक है, न्यूट्रिशन को नहीं। एंड नेम 4 न्यूट्रिएंट। तो हमको न्यूट्रिएंट को डिफाइन करना है और हमको कोई भी 4 न्यूट्रिएंट के नाम बोलने हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जो है टोटल 2 मार्क्स के। तो सबसे पहले बता दूँ, काफ़ी सारे बच्चे न्यूट्रिएंट और न्यूट्रिशन दोनों को एक ही समझ लेते हैं, दोनों एक नहीं होता है, ठीक है। न्यूट्रिएंट जो होता है वो एक सब्सटेंस में जो भी एनर्जी कंटेंट होता है उसको हम लोग बोलेंगे, राइट। और न्यूट्रिशन जो होता है वो एक प्रोसेस होता है। तो दोनों को एक नहीं समझ लेना। काफ़ी सारे बच्चे दोनों को पता होता है डिफरेंस क्या है, फिर भी अच्छे से नहीं पढ़ते क्वेश्चन को, और न्यूट्रिएंट्स का वहाँ पर डेफिनेशन एग्जाम में लेके आ जाते हैं। तो पेपर में ऐसा नहीं लिखना है, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को और ध्यान से लिखना। तो हम लोग 9 का आंसर देख लेते हैं। सो यहाँ पर तुम लोग देखो, न्यूट्रिएंट्स आर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। सो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों हो सकते हैं। presents और contain in food which is required or necessary for the growth and maintenance of function of body। तो देखो न्यूट्रिएंट्स वैसे ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारे फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और वो हम लोग का जो ग्रोथ और मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी है उसमें हम लोग को हेल्प करते हैं। कैसे करते हैं? तो एनर्जी हमें प्रोवाइड करते हुए। तो यहाँ पर ये न्यूट्रिएंट्स का हो गया हम लोग का डेफिनेशन। तो उसके एग्जांपल में आप लोग प्रोटीन फैट्स यहाँ पर 2 ही लिखा है, और भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। यहाँ पर प्रोटीन दे रखे, फैट दे रखे हैं, आप लोग कार्बोहाइड्रेट लिख सकते हो, राइट। कार्बोहाइड्रेट भी इसी का एग्जाम्पल होता है। सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ साइड में, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट आप लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर विटामिन्स मिनरल्स भी लिख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर मिनरल्स मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, मिनरल्स एंड फैट्स भी लिख सकते हो, ठीक है। ये टोटल 5 हम लोग के होते हैं न्यूट्रिएंट्स के नाम। तो ये रहा इसका आंसर। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ना यहाँ पर जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 बोला है, नेम द सेल ऑर्गेनेल्स ऑफ प्लांट इन विच फोटोसिंथेसिस ऑकर। तो हमको उस सेल ऑर्गेनेल्स का नाम बताना है जिसपे फोटोसिंथेसिस हो, दैट मीन्स जिस ऑर्गेनेल्स के अंदर ये सब होता है। तो उस ऑर्गेनल का नाम होता है CHLOROPLAST, प्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है वैसे सेल ऑर्गेनल्स होता है जहाँ पर हम लोग का फोटोसिंथेसिस होता है। तो ये रहा इसका आंसर। तो होप सो कि समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे ना। यहाँ पर हम लोग को क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है, व्हाट इज द रोल ऑफ HCl इन आवर स्टमक। सो HCl का मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या रोल होता है हमारे पेट के अंदर। तो हम लोग जो है इसको अच्छे से समझते हैं। सो यहाँ पर द रोल ऑफ HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन आवर स्टमक आर एज फॉलोज। तो सबसे पहला यहाँ पर देखो उसका क्या रोल होता है, इट प्रोवाइड एसिडिक मीडियम। तो यहाँ पर देखो वो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, किस लिए? ताकि ये एक्टिवेट कर सके एक एंजाइम जिसका पेप्सिन नाम होता है, ओके। इट किल्स द जर्म्स दैट मे हैव एंटर्ड इनटू आवर स्टोमक विद फूड। तो यहाँ पर इसका 3 काम होता है। सबसे पहले तो ये एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है जिससे जो है पेप्सिन नाम के एक एंजाइम जो होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। क्योंकि देखो पेप्सिन जो होता है वो तभी एक्टिवेट होता है जब उसे एसिडिक मीडियम मिले। तो एसिडिक मीडियम उसे कौन प्रोवाइड करता है? तो HCl उसे एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर ये 2 रोल हो गए, 2 लिख सकते हो, 2 मार्क्स का था। एंड यहाँ पर तीसरा आप ये भी लिख सकते हो, इट किल्स द जर्म्स। वो जो हमारे पेट के अंदर जर्म्स बैक्टीरिया घुस जाते हैं उसको भी ये मार देता है, ठीक है। क्योंकि वो HCl बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ठीक है। और वो काफ़ी ज़्यादा हम लोग को हार्म भी कर सकता है अगर हम लोग के पेट के अंदर म्यूकस नहीं होगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जो कि HCl को हमारे पेट को गलाने से बचाता है। इसलिए हम लोग को कुछ नहीं होता है, पेट के अंदर हमारे होते हुए भी हमें कुछ नहीं होता है, ठीक है। सो वो जो होता है जर्म्स, जो बैक्टीरिया हम लोग के पेट के अंदर चले जाते हैं खाने के साथ, वो ही मार देता है। तो ये होता है इसका आप लोग कर सकते हो 3 रोल हो गए यहाँ पर। आप लोग 2 लिख देना, मार्क्स मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वो बस 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। सो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो बोल रहा है यहाँ पर विच पार्ट ऑफ द बॉडी सीक्रेट बाइल। सो बाइल जूस जो होता है एक टाइप का, हम पीने वाला जूस नहीं, ठीक है यहाँ पर। सो वो कहाँ से सीक्रेट किया जाता है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा लीवर। लीवर से ये निकलता है, राइट। तो उसके बाद बोल रहा है 12 का जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, वेयर इज बाइल स्टोर्ड। सो बाइल जूस को कहाँ पर स्टोर करके रखा जाता है? तो आप लोग इसका आंसर लिख देना, गाल ब्लैडर।
ठीक है, गाल ब्लैडर में स्टोर होता है। तो हम लोग का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द बाइल। सो बाइल उसका क्या फंक्शन होता है, तो देखो इसका सिंपल सा फंक्शन होता है, ये हम लोग का डाइजेशन में हेल्प कर सकता है। ठीक है, हेल्प करता है। ठीक है, बाइल जो उसका जो फंक्शन है हम लोग देख सकते हैं, हेल्प इन डाइजेशन, डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये जो है हम लोग का डाइजेशन में हेल्प करता है। जनरली ये क्या करता है, फैट को फैटी एसिड में तोड़ता है, इसका ब्रेकडाउन में काम आता है। ठीक है ना, यहाँ पर ये जो था क्वेश्चन नंबर 12, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था। यहाँ पर वीडियो एंड होता है। हो सके अभी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, एंड हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ नीचे लाइक उनसे टोकना मत भूलना। हमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है टाइप की वीडियोस बनाने में, एंड काफ़ी सारे लोग बोलते हैं सोल्यूशन अपलोड करने, इसलिए हम लोग वीडियो बनाने में टाइम भी लग जाता है काफ़ी सारे। बट आपको लाइक करने में सिर्फ 1 सेकंड लगता है, हमको वीडियो बनाने में 2-3 दिन लग जाता है। तो लाइक करना मत भूलना, चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक्स के साथ। टिल देन जय हिंद, अपना ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।